आज हम बात करेंगे प्रतिभा पर्व के आयोजन के संबंध में। प्रतिभा पर्व का आयोजन आगामी माह दिसंबर या जनवरी में किया जा सकता है। जैसे कि हमें पता है कि प्रतिभा पर्व छात्रों का अर्धवार्षिक मूल्यांकन होता है, अर्थात प्रतिभा पर्व में प्राप्त अंकों को छात्रों के अर्धवार्षिक मूल्यांकन में जोड़ा जाता है। तो आइए देखते हैं कि प्रतिभा पर्व की पूरी प्रक्रिया क्या है, इसका उद्देश्य व इसमें शिक्षकों के दायित्व क्या हैं, इसमें प्रश्नों का स्वरूप कैसा रहेगा और किन प्रपत्रों में हमें प्रतिभा पर्व की जो जानकारी है इसे संधारित करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रतिभा पर्व की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो जैसे कि आपको याद होगा कि विगत सत्रों में जो प्रतिभा पर्व का आयोजन हुआ था वो 3 दिवसों का हुआ था, अर्थात प्रतिभा पर्व का आयोजन 3 दिवस में किया जाता है, जिसमें छात्रों का शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन होता है। शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन प्रश्न पत्रों के माध्यम से किया जाता है, जो कि राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त होते हैं। वहीं सह शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन के लिए प्रतिभा पर्व के द्वितीय व तृतीय दिवसों में खेलकूद, सांस्कृतिक व अन्य गतिविधियां की जाती है, जिनके माध्यम से छात्रों का सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन होता है। साथ ही जो प्रतिभा पर्व आयोजित किया जाता है, इसमें छात्रों व शिक्षकों के साथ साथ समुदाय की भी सहभागिता रहती है। अब हम बात करते हैं कि प्रतिभा पर्व का उद्देश्य क्या है और इसमें शिक्षकों और जो अकादमिक दल है इनका क्या दायित्व है। तो इसका उद्देश्य और इसमें शिक्षक व अकादमिक दलों के दायित्व पोर्टल में दिए गए हैं। जैसे हम इसे देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि प्रतिभा पर्व का उद्देश्य क्या है। जैसे उद्देश्य की बात करें तो इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता की सही स्थिति ज्ञात करना एवं नियमित अंतराल पर प्रगति ट्रैक करना, अर्थात प्रदेश में शिक्षा की स्थिति क्या है, इसकी गुणवत्ता कैसी है, इसकी वास्तविक स्थिति ज्ञात करना प्रतिभा पर्व का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही इसमें हम देखेंगे कि बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार हेतु कार्यक्रम व रणनीति निर्धारित करना। यदि शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है या कहीं कोई कमी है, तब ऐसी परिस्थिति में कार्यक्रम व रणनीति निर्धारित करना भी प्रतिभा पर्व का मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त शाला संचालन व सुविधाओं की सही स्थिति ज्ञात करना तथा आवश्यक सुधार करना, अर्थात प्रदेश में शाला संचालन और सुविधाओं की क्या स्थिति है इसे ज्ञात करके यदि इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है तब आवश्यक सुधार करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके पश्चात इसमें प्रतिभा पर्व की पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण में क्या क्या करना है, वो सभी कुछ इसमें दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसमें शिक्षक और जो अकादमिक दल हैं इनके क्या क्या दायित्व है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखते हैं सबसे पहले शिक्षक के दायित्व। तो यहाँ पर शिक्षक के दायित्व दिए गए हैं, जैसे शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 2 प्रतियों में भरना। साथ ही जो मूल्यांकन है, जो प्रतिभा पर्व है, इसका आयोजन सफलतापूर्वक कराना भी शिक्षक का दायित्व रहेगा। इसके अतिरिक्त इसमें हम देखेंगे कि प्रधान अध्यापक के दायित्व दिए गए हैं, सत्यापनकर्ता अधिकारियों के दायित्व दिए गए हैं, जन शिक्षक के दायित्व दिए गए हैं, बीएससी बीआरसी के दायित्व, डाइट फैकल्टी के दायित्व, डीपीसी के दायित्व और इस प्रकार से जितने भी अकादमिक दल के सदस्य हैं उन सभी के दायित्व इसमें दिए गए हैं। इसमें शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों के दायित्व की बात करें तो जो मूल्यांकन प्रपत्र है इसे भरने का दायित्व भी शिक्षक और प्रधान अध्यापक का है। जैसे शिक्षकों के दायित्व में हम देखेंगे कि शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 2 प्रतियों में भरना शिक्षक का दायित्व है। वहीं प्रधान अध्यापक के दायित्व की बात करें तो सभी मूल्यांकन प्रपत्रों को एकजाई करके इसे वेरीफाई करना भी प्रधान अध्यापक का दायित्व है। अब शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र की बात करें तो शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 2 होते हैं, प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2। जैसे हम देख सकते हैं प्रपत्र 2 जो कि डाटा एंट्री प्रपत्र होता है, जिसमें छात्रों की संकलित जानकारी आती है कक्षावार। वहीं प्रपत्र 1 की बात करें तो इसमें प्रत्येक बच्चों की नाम के साथ में जानकारी आती है। जैसे आप देख सकते हैं शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 1, इसमें छात्र का नाम होता है, पिता का नाम होता है, साथ ही इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं इसमें 20 अंकों में से छात्र ने कितने अंक प्राप्त किया है वो लिखना रहता है और इस अंक का ग्रेड यहाँ पर फिल करना होता है। और जो शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र हैं, प्रपत्र 1 और 2, वो सभी प्रपत्र हमें वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त हो जाते हैं। इसमें ग्रेडिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं। जैसे आप देखेंगे कि नीचे ग्रेडिंग का निर्देश दिया गया है। इसमें पूर्णांक 20, पूर्णांक 60। अब पूर्णांक यदि 20 है और 20 पूर्णांक में से यदि छात्र ने 15 से 20 अंक प्राप्त किया है, अर्थात 16, 17, 18 जो भी अंक प्राप्त किया हो 15 से 20 के बीच में, तब ए ग्रेड इसमें फिल करना होता है। इसी प्रकार 12 से 14.9 तक बी ग्रेड इसमें फिल करना होता है।
तो इस प्रकार से ग्रेडिंग के भी निर्देश इसमें दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त लास्ट ईयर हमने ग्रेडिंग का भी एक फॉर्मेट बनाया था जो कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें भी अंक दिए गए हैं, पूर्णांक, जैसे 20 अंकों के लिए ग्रेडिंग दी गई है, 50 अंकों के लिए 80 अंक और 100 अंक और 120 अंकों के लिए भी इसमें ग्रेडिंग दी गई है। तो प्रतिभा पर्व का आयोजन आगामी माह दिसंबर या जनवरी में किया जा सकता है। अब शिक्षक और प्रधान अध्यापक का दायित्व है कि अपनी शाला में छात्रों को तैयार करें। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि जो प्रश्न है इसका स्वरूप कैसा रहेगा। तो इसमें जो प्रश्न आएंगे वो लर्निंग आउटकम से आधारित आएंगे। जैसे अभी वर्तमान में हम वर्कबुक और जो ब्रिज कोर्स है इस पर कार्य करवा रहे हैं और इसमें भी जो कोर्स है वो लर्निंग आउटकम पर आधारित ही हैं, तो इनका अभ्यास हम करा रहे हैं। तो लर्निंग आउटकम से आधारित प्रश्न आपको प्रतिभा पर्व में प्राप्त होंगे, क्योंकि वर्तमान में हम पाठ्य पुस्तक से अध्यापन नहीं करा रहे हैं। पाठ्य पुस्तक से अध्यापन कराने का एक पूरा शेड्यूल राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिया गया है, जिसमें बताया गया कि माध्यमिक शालाओं में 1 जनवरी 2022 से, वहीं प्राथमिक शाला में 16 जनवरी 2022 से पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों को अध्यापन कार्य कराया जाएगा। ये थी प्रतिभा पर्व के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।